स्टूडेंट्स, हमने ट्वेल्थ केमिस्ट्री का सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। इसमें ऑलरेडी वी हैव सीन टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, हेनरीज लॉ, राउल्ट्स लॉ। उसके बाद हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट किया। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में ऑलमोस्ट वी हैव डन, मतलब लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। सो वी स्टार्ट नाउ द थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, है ना। मतलब सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड करने से फ्रीजिंग पॉइंट पे क्या चेंजेस होते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो उससे पहले जानना जरूरी है कि फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या है। देखिए, जब वाटर हम कंसिडर करते हैं, मान लो रूम टेम्परेचर पे, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस मान लो। अब जब हम वाटर से हीट को निकालेंगे तो क्या होता है एक्चुअली। देखिए, वाटर का वेपर प्रेशर तो ज्यादा होता है, लेकिन अगर वाटर को आपने हीट दिया तो उसमें से वेपर प्रेशर निकलेंगे और वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर आपने वाटर से हीट निकाला तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। मतलब लिक्विड स्टेट में जो वेपर प्रेशर है उसको हमें कम करना है, ताकि ये लिक्विड से होते हुए, मतलब लिक्विड से ये डायरेक्टली कहां तक जा सकता है, सॉलिड, जिसको हम क्या बोलते हैं, आइस। आइस, है ना। तो आप भली बात ही जानते हैं कि 25 डिग्री सेल्सियस से यहाँ पे कहां तक जाना है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसा क्या हो रहा है यहाँ पे, देखिए, आप टेम्परेचर कम कर रहे हो, इसका मतलब यहाँ पे लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर हमने पढ़ा है ना। तो वाटर के लिक्विड स्टेट में जो उसका वेपर प्रेशर होता है, वो यहाँ जब हम हीट को निकालते हैं, उसमें से हीट को निकालते हैं, मतलब टेम्परेचर कम कम करते हैं, तो एक स्टेज पे मान लो यहाँ पे या यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉलिड बन रहा है। मतलब ये जो वेपर प्रेशर है लिक्विड का, वो सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्विलिब्रियम में आता है। देखिए, जब ये लिक्विड जब हो जाएगा उसके बाद में सॉलिड, सॉलिड के आगे वाला फेज यहाँ पे नहीं है, मतलब ये टेम्परेचर पे सॉलिड ही रहे। मतलब यहाँ पे क्या होगा, वाटर और आइस, देखिए वाटर और आइस क्या होंगे, ये एरो जो है वो इक्विलिब्रियम का एरो है, वाटर और आइस इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, मतलब दोनों स्टेट वहां पे मौजूद हो। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, बताइए, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, द टेम्परेचर एट विच, ऐसा टेम्परेचर, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस, एट विच, इस टेम्परेचर पे क्या हो रहा है, बताइए, इस टेम्परेचर पे वाटर का या एनी सॉल्वेंट का जो लिक्विड फेज है उसका जो वेपर प्रेशर इन लिक्विड स्टेट इज इन इक्विलिब्रियम विथ इट्स सॉलिड स्टेट। ऐसा टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड स्टेट is in equilibrium with its solid state। मतलब कौन सा भी लिक्विड है, आप टेम्परेचर कम कर लो, उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, फिर इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, किसके, उसी लिक्विड के सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। उस टेम्परेचर को हम बोलेंगे उस लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे कि यहाँ पे वाटर है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस। अब बात आती है कि मतलब ये फ्रीजिंग पॉइंट, देखिए ये जो फ्रीजिंग पॉइंट है, ये फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन हुआ। अब मान लो यहां पे हमने नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड किया, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, ये है सॉल्वेंट। वी हैव जस्ट एडेड नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इनटू सॉल्वेंट। नॉन वोलाटाइल मतलब क्या होता है, उसका वेपर प्रेशर ऑलमोस्ट क्या होता है, 0। मतलब टेम्परेचर कम ज्यादा करने से उसके फेज पे कुछ असर नहीं होगा। तो जब हमने ये सॉल्यूट इसमें ऐड किया, तो मुझे बताइए, जैसे बॉइलिंग पॉइंट में हमने देखा था सॉल्यूट ऐड करने से बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हुआ था, वैसे ये सॉल्यूट वाटर मॉलिक्यूल, अब वाटर मॉलिक्यूल्स का सरफेस एरिया कम हुआ, वाटर में हमने सॉल्यूट ऐड किया, सॉल्यूट ऐड करने से इसका वेपर प्रेशर 0 है, मतलब इसके वेपर प्रेशर पे, जैसे ये ऐसे वेपर प्रेशर आ रहा था उस पे अफेक्ट करेगा। तो मुझे बताइए, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करने से, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करने से
सरफेस एरिया ऑफ किसका, सरफेस एरिया ऑफ प्योर सॉल्वेंट, मतलब यहाँ पे हमने वाटर कंसीडर किया है, प्योर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेस। तो अब मुझे बताइए वेपर प्रेशर जो है वो कम होगा, मतलब सॉल्यूट ऐड करने से इसका फ्रीजिंग पॉइंट मतलब और ज्यादा वेपर प्रेशर मतलब और आगे जाएगा, मतलब यहाँ पे -1 डिग्री सेल्सियस -2 डिग्री सेल्सियस यहां तक उसका फ्रीजिंग पॉइंट जाएगा। किसका फ्रीजिंग पॉइंट, सॉल्यूशन का। अब ये सॉल्यूशन क्यों बोला मैंने, क्योंकि सॉल्यूट सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो बनता है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या हुआ, मैथमेटिकली देखिए 0 -1 -2 मतलब क्या हुआ, सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो हुआ डिक्रीज, मतलब डिक्रीजेस। इसी डिक्रीज को हम बोलते हैं डिप्रेशन, इसी को ही हम बोलते हैं डिप्रेशन। बस इतना याद रखिए। जब हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वाटर में ऐड किया था उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ था, इलिवेट हुआ था, और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज मतलब डिप्रेस हुआ, है ना। तो यहाँ पे आपको 2 मार्क्स के लिए, मतलब 2 या 3 मार्क्स के लिए एक्सप्लेन द फिनोमिनन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। आपको पहले फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन बताना पड़ेगा। लिक्विड का वेपर प्रेशर जो है वो इज इन इक्विलिब्रियम विद सॉलिड। उसके बाद में आपको लिखना पड़ेगा ड्यू टू द एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स या वाटर सॉल्वेंट वाटर डिक्रीजेस, hence surface area of pure solvent decreases, therefore the freezing point of solution, यहाँ पे solute का solvent का नहीं कंसीडर करना है, यहाँ पे कंसीडर करोगे आप solution का। तो जैसे हमने नोटेशन दिया था वैसे ही नोटेशन देंगे। मान लो लेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज इक्वल टू T0F। हमने नॉट मतलब क्या है, वो प्योर के लिए। ऑल्सो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, किसका सॉल्यूशन, सेम सॉल्वेंट में हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन लेट से TF। अब बताइए इसका आया था मान लो 0 डिग्री सेल्सियस और इसका आया था -1 2 -3 के, मतलब वो डिपेंड करता है कौन सा सॉल्यूट आप ऐड करोगे। तो बताइए कौन सा ज्यादा होगा, मैथमेटिकली ये ज्यादा होगा, मतलब T0F इज ग्रेटर देन TF। समझ में आ रहा है ना, T0F इज ग्रेटर देन TF। बस यहां से हमने ये, तो अब आपको पता है डिफरेंस लेना है, तो डिफरेंस मतलब डेल्टा TF। डेल्टा क्या होता है, ज्यादा माइनस कम, ज्यादा किसका है, T0F माइनस TF। वहां पे हमने डेल्टा टीवी में क्या देखा था, जेई नीट के लिए याद रखना, ये सीईटी बहुत इंपॉर्टेंट। वहां पे डेल्टा टीवी में टीवी ज्यादा था, मतलब सॉल्यूशन का ज्यादा था, सॉल्वेंट का कम था। यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉल्वेंट का ज्यादा है, सॉल्यूशन का कम है, ठीक है। तो अगर मान लो आप इसका ग्राफ देखोगे, ये ग्राफ आपको एग्जाम में ड्रॉ करना पड़ेगा, इसमें मतलब सिंपल है। देखिए टेम्परेचर, अगर एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर है, वाई एक्सिस पे वेपर प्रेशर। अब बताइए मुझे टेम्परेचर कम करना है ना, फ्रीजिंग के लिए मुझे टेम्परेचर कम, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मान लो यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट आप कंसीडर कर रहे हो, तो एक पॉइंट यहाँ पे लेना पड़ेगा जिसका हायर टेम्परेचर, मतलब जैसे वाटर हमने लिया था 25, है ना। तो देखो मतलब आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो पॉज करके थोड़ा स्पीड कम करके या बढ़ा के, अगर ज्यादा समझ में आ रहा है तो स्पीड बढ़ाओ, कम समझ मतलब ज्यादा कम समझ में आ रहा है तो स्पीड कम करके आप पॉज करके फिर आप रिवाइज कर सकते हैं ना। मुझे बताइए इस पॉइंट पे सॉल्वेंट है, अब मैं इसका टेम्परेचर कम करने वाला हूं, तो ग्राफ ऑफकोर्स इधर जाएगा, लेकिन ये ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ। देखिए वेपर प्रेशर से आप कनेक्ट कर रहे हैं, जब टेम्परेचर कम होता है वेपर प्रेशर, पानी सोच लो, हीट देता है तो वेपर्स निकलते हैं, हीट हमने निकाल दिया तो क्या होगा, वेपर प्रेशर कम होगा, तो वेपर प्रेशर कम करेंगे और एट पर्टिकुलर टेम्परेचर क्या होगा, आइस बन गया, मतलब यहां से आगे उसका स्टेट होगा वो सॉलिड होगा, मतलब ये यहां से आगे है सॉलिड सॉल्वेंट और यहाँ पे होगा लिक्विड। देखिए बहुत ही इजी है, मतलब समझा जाए तो इजी है। जो सॉल्वेंट है मैं टेम्परेचर कम कर रहा हूं, मतलब इसका वेपर प्रेशर कम होगा, टेम्परेचर कम करते हैं तो किसी भी सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो कम होता है और एट पर्टिकुलर टेम्परेचर बाद में उसका सॉलिड होगा। तो मुझे बताइए ये जो पर्टिकुलर टेम्परेचर है इसे हम, ये सॉल्वेंट का क्या होगा,
फ्रीजिंग पॉइंट, ये पर्टिकुलर टेम्परेचर जो है ये है सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, जिसका हमने नोटेशन दिया है T0 F। T0 F। अब मुझे बताइए, मैंने ये सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मतलब सुक्रोज, ग्लूकोज, यूरिया ऐसे हमने ऐड किए तो बन गया सॉल्यूशन, अब क्या होगा, सेम टाइप में, क्योंकि पानी है ये तो वेपराइज नहीं करता तो पानी का ही वेपर होगा, लेकिन क्या ये ग्राफ अब ऐसे जाएगा और यहाँ पे जुड़ेगा क्या? नहीं, क्योंकि जहां पे सॉल्वेंट फ्रीज हुआ था हमने देखा था ना 1 डिग्री सेल्सियस आया था तो 0 डिग्री सेल्सियस आया था तो जाएगा कहाँ पे? -1, -2, -3 की तरफ। मतलब इससे आगे थोड़ा किधर भी ये जा सकता है। मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे कंसीडर करिए, ये जाएगा ऐसे, और इस टेम्परेचर पे ये जो सॉल्यूशन है वो फ्रीज होगा, और यहाँ पे सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या था? TF। और इन दोनों का जो ये डिफरेंस है, ये वाला इसी को ही हम बोलते हैं डेल्टा TF। डेल्टा TF इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? इजी है ना? मतलब देखिए, ये सॉल्वेंट है, सिर्फ ऐसे आ गया, लिक्विड लिक्विड लिक्विड, आइस में कन्वर्ट हुआ, आइस 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 आइस। और जिस टेम्परेचर पे लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्विलिब्रियम में आ गया सॉलिड से, उसी टेम्परेचर को हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। लेकिन सेम सॉल्वेंट में आप कोई भी सॉल्यूट ऐड करेंगे तो ये सॉल्यूशन उसी टेम्परेचर पे फ्रीज नहीं होगा, है ना? तो ये थोड़ा ऐसे आगे जाएगा और यहाँ पे दिया। तो सेम थिंग है, वहां पे हमने पढ़ा था वैसे ही है। क्या लिखना है यहाँ पे? एक्सपेरिमेंटली हमें क्या मालूम हुआ? डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। M का मतलब बताया था मोलालिटी, सेम वहां पे जो किया था वही। तो एक्सपेरिमेंट से ये पता चला, ये जो फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन है डेल्टा TF, वो मोलालिटी ऑफ, मोलालिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, मतलब एक कॉन्सेंट्रेशन है, जैसे मोलर, मोलालिटी, नॉर्मेलिटी, वैसे ही मोलालिटी कॉन्सेंट्रेशन है, जिसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। देखते हैं उसको भी। तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी, स्मॉल m। कैपिटल M का मतलब होता है मोलारिटी, कैपिटल M का मतलब होता है मोलारिटी, और स्मॉल m का होता है मोलालिटी, LITY। ठीक है, चलिए। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो मुझे इक्वालिटी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आता है KF इंटू मोलालिटी, वेर KF क्या है? मोलल, मोलालिटी है ना, तो मोलल कौन सा? डिप्रेशन, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो ये जो डेल्टा TF है, मतलब सॉल्यूट लिया, सॉल्वेंट में ऐड किया, और उसका जो मतलब डिप्रेशन हो रहा है फ्रीजिंग पॉइंट में, वो एक प्रैक्टिकल मेथड से हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, वो है क्रायोस्कोपी। जैसे बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन था इबुलियोस्कोपी, वैसे ये है क्रायोस्कोपी, है ना? क्रायोस्कोपी ये मेथड है, CET में पूछा जाएगा। तो अब KF का डेफिनेशन क्या होगा? फिर KF का डेफिनेशन बताइए। अगर मैं मोलालिटी 1 रखूं, देयरफॉर KF इक्वल टू आएगा डेल्टा TF, है ना? मोलालिटी 1 रखूंगा तो KF इक्वल टू क्या आएगा? डेल्टा TF। इसका मतलब KF क्या हुआ? इट इज द डेल्टा TF। डेल्टा TF क्या है? डेल्टा TF क्या है? यहाँ पे मैं बताना भूल गया, डेल्टा TF क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, इसी को ही बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। तो KF क्या आ गया? बताइए, KF क्या आ गया? फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। किसका? ऐसे सॉल्यूशन का जिसकी मोलालिटी 1 है। तो KF कैन बी डिफाइंड एज KF इज द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ 1 मोलल सॉल्यूशन। मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसकी मोलालिटी कितनी है? 1 है। ठीक है, यूनिट बताइए, यूनिट। हाँ, ये मैं डिटेल में क्यों इतना जा रहा हूं, क्योंकि आपको 3 मार्क्स के लिए इतना सब लिखना है बोर्ड में। और दूसरी बात ये है कि
यूनिट केएफ का पूछेंगे आपको, डेफिनेशन तो नहीं पूछेंगे, लेकिन जेईई मेंस में नीट में आपको यूनिट पूछा जाएगा केएफ का। बताइए केएफ इक्वल टू क्या हुआ, मोलैलिटी जाएगा इसके डिनोमिनेटर में, तो डेल्टा टीएफ डिवाइडेड बाय मोलैलिटी। और डेल्टा टीएफ मतलब ये टेम्परेचर ही है, मतलब ये केल्विन में होगा, और मोलैलिटी किस में होता है, मोल पर केजी में। तो ये केएफ का यूनिट क्या हुआ, केल्विन, किलोग्राम ऊपर जाएगा, मतलब ये ऐसे है ना, a डिवाइडेड बाय b डिवाइड बाय c, तो c ऐसे ही जाता है, मतलब ac बाय b होता है, और b ऊपर आएगा तो b इनवर्स, वैसे वैसे उसको देख। तो केल्विन, किलोग्राम, और मोल में क्या आएगा, मोल इनवर्स। ये क्या हुआ, केल्विन, किलोग्राम, मोल इनवर्स, ये है केएफ का यूनिट। ठीक है, चलिए अब देखिए यूनिट हो गया। अब मुझे मोलैलिटी क्या है, यहां से आगे थोड़ा बच्चों को मतलब याद नहीं आता क्या करना है, यहां से आगे सिंपली आप मोलैलिटी क्या है बताइए। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, किसमें चाहिए ये कंपल्सरी, किलोग्राम में। और नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास। तो बताइए सॉल्यूट, हमने सॉल्वेंट को पूरे चैप्टर में सॉल्वेंट को ए से डिनोट किया है, सॉल्यूट को बी से। आप बोर्ड में मतलब वो असाइन कर देना वैल्यूज, और अपना फॉर्मूला भी बनता है देखिए। तो मुझे बताइए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब बी क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट मतलब डब्ल्यू बी अपॉन मोलर मास। ये मोलैरिटी से मतलब ये नहीं करिए, लास्ट में आप लिख सकते हैं मोलर मास है ना। तो यहाँ पे पुटअप करिए मोलैरिटी स्मॉल m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है, डब्ल्यू बी और डिवाइडेड बाय एम बी। ये आएगा ग्राम में, ये आएगा ग्राम पर मोल में। और ये तो मास ऑफ सॉल्वेंट मतलब डब्ल्यू ए, सॉल्वेंट क्या है ए, डब्ल्यू ए किस में होना चाहिए, केजी में। लेकिन 1 ग्राम में, इसको ग्राम में अगर मुझे करना है, तीनों को ग्राम में करना है, तो 1 ग्राम इक्वल टू कितना होता है, 10⁻³ kg। 1 ग्राम क्या होता है, 10⁻³ kg, और 10⁻³ ऊपर आएगा तो क्या होगा यहाँ पे, इंटू 1000 होगा। ठीक है ना, ये 1000 क्यों आया समझ में आ रहा है ना। मुझे डब्ल्यू, ये देखो ये ग्राम में, ये ग्राम में, और ये केजी में, ये तो थोड़ा कंफ्यूजन करेगा आपको, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ सब ग्राम में यहाँ पे रखिए और 1000 से मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि 1 ग्राम इक्वल टू 10⁻³ -3 ऊपर आता है तो 10⁻+3। सिंपली you just put this value of molality into this equation, delta TF is equal to KF into molality। molality क्या है, 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू WA। और इसी से ही आपको आएगा मोलर मास, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन से मोलर मास कैसे निकालोगे। तो देखिए मोलर मास यहाँ पे आएगा, डेल्टा टी वहां पे जाएगा, तो KF इंटू WB मास ऑफ सॉल्यूट। न्यूमेरिकल्स में देखेंगे हम ये WA मास ऑफ सॉल्वेंट, और ये डेल्टा TF। तो नीट के लिए, जेईई मेंस के लिए, एडवांस तक के लिए सिंगल करेक्ट ऑब्जेक्टिव, एडवांस में सिंगल करेक्ट ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना मिक्सअप। तो आपको ये फार्मूला रटने की कोई जरूरत नहीं है। बताओ क्या करोगे, ये याद रखो, डेल्टा टी एफ के एफ इंटू मोलैलिटी, और मोलैलिटी तो आपको आराम से पता है ना, डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइड बाई एम। या फिर ये याद रखिए और पुटअप करिए। तो क्रायोस्कोपी याद रखिए, के एफ का यूनिट याद रखिए, और ये फार्मूला डायरेक्टली आपको 3 मार्क्स के लिए बोर्ड में एग्जाम्पल आता है, जेईई मेंस में भी इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, याद रखिए, है ना। तो ये यहाँ पे हमने खत्म किया है थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब एक बचा है लास्ट वाला, वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, नाम को डरिए नहीं, आप अभी जब एक्सप्लेन करूंगा तो आपको सब समझ में आएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर, तो पहले देखिए एक कंटेनर है और इसमें हमने ऐड किया, इसको हमने डिवाइड किया 2 पार्ट में। जैसे स्पंज होता है वैसे एक मेम्ब्रेन लगाएंगे, मेम्ब्रेन कर्टन टाइप, मान लो ये ऐसा है और बीच में स्पंज जैसे ऐड किया है, तो इसको हम बोलेंगे SPM। देखिए SPM क्या है, SPM मतलब है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन।
SPM, ये जो बीच वाला लेयर है, मतलब हाँ ये ऐसे है और ऐसे हमने उसमें मेम्ब्रेन ऐड किया है ना। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का पहला रीजन क्या, मतलब पहला काम क्या है, विच अलाउज ओनली solvent, this is very important, which allows only solvent molecules to pass through it, उसमें से pass through it, मतलब एसपीएम का काम क्या है, वो सिर्फ सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स यहां वहां उसमें से पास कर देगा, मतलब लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, बताता हूं कहां से कहां डायरेक्शन होता है। और देखिए एसपीएम मतलब सिर्फ, मतलब मान लो सुक्रोज, शुगर और पानी है, तो शुगर मॉलिक्यूल उधर ही रहेंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, फ्लो होंगे, मतलब एक वन कंपार्टमेंट से लेके अनदर। तो ये कैसे फ्लो होता है, जहां पे हाई सॉल्वेंट है, एसपीएम क्या करता है, डायरेक्शन बताइए, एसपीएम का डायरेक्शन क्या होता है, यूनि डायरेक्शन होता है, मतलब एक ही डायरेक्शन में जाता है। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि एसपीएम यहाँ, मतलब ये साइड से वो सॉल्वेंट इधर फेंक रहा है और यहाँ से उठा के यहाँ पे फेंक रहा है, ऐसा नहीं है, सिर्फ यूनि डायरेक्शनल होगा। जैसे कि मान लो मैंने दो आयरन बॉन्ड लिए, मान लो ये दोनों को मैं, ये मेटालिक है, आयरन के है, इसको मैंने हीट किया और इसको ऐसे चिपकाया, तो क्या होगा, नेचुरली क्या होता है, हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, तो ये अपने आप हीट जाएगा। और आप जानते हो ये क्या होगा, यूनिडायरेक्शनली होगा, कभी भी इस आयरन के रॉड से यहाँ पे नहीं आएगा, और वो फ्लो जो है वो यूनिडायरेक्शन होता है और कांस्टेंट होता है, उसी का नाम है स्पोंटेनियस, स्पोंटेनियस, यूनिडायरेक्शनल स्पोंटेनियस, स्पोंटेनियस फ्लो। स्पोंटेनियस का मतलब ये है, जैसे ये दो आयरन के है, इसको मैंने गर्म किया, इसमें से और इसको ऐसे चिपकाया, तो इसमें से हीट यहाँ पे जाएगा, समझ रहे ना, यहाँ पे जाएगा और वो यूनिडायरेक्शनल होगा और एक सेम रेट पे होगा, उसी को ही हम बोलते हैं स्पोंटेनियस। तो एसपीएम का जो यूनिडायरेक्शनल या स्पोंटेनियस फ्लो होता है, कहां से कहां, जिस सॉल्यूशन में हाई सॉल्वेंट है वहां से लेके लो सॉल्वेंट तक। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूजन में आते हैं कि सर कहां से कहां सॉल्वेंट को भेजना है, तो हमेशा याद रखिए एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, हमेशा हाई सॉल्वेंट से सॉल्वेंट उठाते हैं और वो लो सॉल्वेंट तक पास करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। तो आपको 1 मार्क्स के लिए या 2 मार्क्स तो नहीं, 1 मार्क्स के लिए आएगा एक्सप्लेन एसपीएम। तो एसपीएम है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन विच अलाउज ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू इट, और कैसे, उसका होता है यूनिडायरेक्शनल और स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, और वो हाई सॉल्वेंट से लेके लो सॉल्वेंट तक। अब अगर मैंने यहाँ पे लोअर कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्यूशन लिया, सॉल्यूशन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, और यहाँ पे मैंने लिया सॉल्यूशन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन, अब बताइए क्या होगा, बोलिए। ये एसपीएम हो गया अपना, बताइए कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, कौन मोलैरिटी क्या होती है, या मोलैलिटी क्या होती है, मोलैलिटी अभी अभी हमने देखा, मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, है ना। वैसे ही मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो हमेशा मोलैरिटी कॉन्सेंट्रेशन, अगर मैं यहाँ पे मोलैरिटी कंसिडर कर रहा हूँ, तो हमेशा क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, मतलब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा, कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। याद रखिए हायर कॉन्सेंट्रेशन बोल रहा हूं मैं, हायर सॉल्वेंट नहीं, जिस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है उसका वॉल्यूम कम होता है सॉल्वेंट का, इसी का ही मतलब है यहाँ पे लोअर कॉन्सेंट्रेशन, लोअर कॉन्सेंट्रेशन मतलब हायर वॉल्यूम, मतलब यहाँ पे हाई सॉल्वेंट, हाई अमाउंट में सॉल्वेंट है और यहाँ पे लो अमाउंट में सॉल्वेंट है, लो अमाउंट में सॉल्वेंट। बताइए अगर मैंने यहाँ पे ऐसे सॉल्यूशन लिया, यहाँ पे ऐसे कंसीडर किया, बताइए क्या होगा, कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, बताइए। एसपीएम क्या करता है, हाई टू लो, एसपीएम
अगर आप देखोगे हाई टू लो है ना, तो हाई टू लो, हाई सॉल्वेंट टू लो सॉल्वेंट, मतलब फ्लो कहाँ से कहाँ होगा, यहाँ से यहाँ ऐसे, यहाँ से यहाँ ऐसे। समझ में आ रही ना बात, मतलब ऐसे, मतलब इस सॉल्यूशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्यूशन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू सॉल्यूशन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन तक उसका फ्लो जाएगा। चलो, तो यहां से सॉल्वेंट वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे ऐसे जाएंगे और बाद में इक्विलिब्रियम होगा। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। इसी को ही क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। कितना इजी है देखिए, मतलब ऑस्मोसिस क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रखो, हायर सॉल्वेंट उठाएगा और यहाँ से हायर सॉल्वेंट से लेके लोअर सॉल्वेंट तक वो पास करता रहेगा। उसी फ्लो को, मतलब सॉल्वेंट का जो फ्लो है उसी फ्लो को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस बताइए डेफिनेशन, द यूनिडायरेक्शनल और स्पॉन्टेनियस, थोड़ा स्पॉन्टेनियस याद रखिए, स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। देखिए ऑस्मोसिस मतलब स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, किसमें से, थ्रू एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, थ्रू एसपीएम, फ्रॉम, कहां से कहां, सॉल्यूशन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू द सॉल्यूशन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन। कितना इजी है, ऑस्मोसिस खत्म हो गया है ना। ऑस्मोसिस मतलब सॉल्वेंट का फ्लो वहां से वहां जाएगा, मतलब लोअर, यहाँ पे जनरली क्या होता है कंफ्यूजन, हायर है लोअर है, हायर सर ने बोला एसपीएम हायर टू लोअर, चलो हायर टू लोअर, नीचे क्या है यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन, हायर कॉन्सेंट्रेशन मतलब लो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ पे गड़बड़ हो गई ना, सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। तो ऑस्मोसिस में याद रखिए स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम through semi-permeable membrane from solution of lower concentration to the solution of higher concentration। ठीक है, तो इसके रिलेटेड तो एसपीएम का डेफिनेशन हुआ और ऑस्मोसिस का हुआ। ऑस्मोटिक प्रेशर, पहले हम एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे जिसका नाम है एबे-नॉलेट एक्सपेरिमेंट। महाराष्ट्र बोर्ड में शायद एक बार पूछा गया था, और प्री यूनिवर्सिटी बोर्ड कर्नाटका, ऑस्मोसिस जो है किस साइंटिस्ट ने थ्रू प्रैक्टिकल उसको बताया है, उसका नाम है एबे-नॉलेट, है ना। एबे-नॉलेट क्या किया एबे-नॉलेट ने, देखिए एक फनल है, एक फनल है जिसका नाम है थीसल फनल। थीसल फनल ऐसे होता है, अपना नॉर्मल वाला फनल तो आप जानते हैं ना, ये थीसल फनल, ये पेन को मैंने ऐसे किया तो इन्वर्ट किया, वैसे इन्वर्टेड थीसल फनल, ये है इन्वर्टेड थीसल फनल। इसको कनेक्ट करना है आपको, जो मैं बोल रहा हूं वही आपको मतलब लिखना है वहां पे। लेट अस कंसीडर इन्वर्टेड थीसल फनल विच इज अटैच्ड टू इट एसपीएम, है ना। मतलब मैं जो थियोरी में आपको, मतलब वो पीडीएफ में मैं जो सेंटेंस दूंगा ऐसे करना नहीं, आपको खुद से भी आप कर सकते। इसमें क्या लेना है आपको, सुक्रोज का सॉल्यूशन, शुगर। तो मान लो यहां तक मैंने भरा है, तो ये है इनिशियल लेवल, किसका इनिशियल लेवल, और इसको हम डीप करेंगे वाटर में। बहुत ही सिंपल है, थोड़ा देखिए आप। तो ये है इनिशियल लेवल, किसका इनिशियल लेवल, सुक्रोज सॉल्यूशन। ये क्या है, सुक्रोज सॉल्यूशन। कितना इजी है देखिए। अभी आपको पता है यहाँ पे मान लो मैंने कोई भी सॉल्वेंट लिया, प्योर सॉल्वेंट, मतलब यहाँ पे मान लो ये प्योर वाटर, हो रहा है कुछ क्लिक, बताइए इनिशियल लेवल है, क्या होगा। चलो इसको भी नाम देते हैं एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, हाई सॉल्वेंट टू लो सॉल्वेंट। बताइए एसपीएम है, कहाँ पे हाई सॉल्वेंट है, ये तो प्योर सॉल्वेंट ही है, और यहाँ पे सुक्रोज में थोड़ा शुगर होगा, सुक्रोज होगा और थोड़ा वाटर होगा। इसका मतलब यहाँ पे कम वाटर, यहाँ पे ज्यादा वाटर, मतलब यहाँ पे हाई सॉल्वेंट, मतलब फ्लो होगा ऐसे, वाटर से जाएगा और यहाँ पे, समझ में आ रहा है ना। मतलब सॉल्वेंट
हायर सॉल्वेंट टू लोअर सॉल्वेंट, हाई टू लो सॉल्वेंट, और धीरे धीरे इसका लेवल जो है वो बढ़ेगा। क्या ऐसे जाएगा ओवरफ्लो होगा? नहीं होगा, है ना। तो ये रुकेगा कहीं ना कहीं। क्यों? देखिए, ये जो अब वाटर लेवल बढ़ रहा है, ये जो वाटर लेवल बढ़ रहा है वो इस एसपीएम पे कुछ तो अपना प्रेशर एक्सर्ट करेगा। देखो समझ में आ रहा है? देखो ये ऐसे वाटर लेवल बढ़ रहा है ना, मतलब शुगर भी मॉलिक्यूल्स है लेकिन ये लेवल ऐसे बढ़ रहा है क्योंकि इसमें से पानी यहाँ जा रहा है, मतलब ये लेवल बढ़ रहा है और इसका जो कुछ प्रेशर होगा वो ये एसपीएम को के ऊपर आएगा। इसे बोलते हैं हम, मान लो यहाँ पे फाइनल लेवल है, फाइनल लेवल यहाँ तक रुकेगा। क्यों रुकेगा? तो ये जो हाइट है, हाइट, ये इसे हम बोलेंगे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रा मतलब वाटर, हाइड्रा मतलब वाटर, स्टैटिक मतलब ऐसे सेम एक ही जगह पे रुकना, स्टैटिक मतलब एक ही जगह पे रुकना। तो ये रुका हुआ जो लिक्विड है, हाइड्रा है, पानी है, जिसमें ऑफकोर्स सुक्रोज की मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, सिर्फ पानी नहीं होगा क्योंकि ऐसे जा रहा है। तो वो इस एसपीएम पे क्या करेगा? प्रेशर एक्सर्ट करेगा, और धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे लेवल बढ़ता, जैसे यहाँ से लेवल बढ़ता जाएगा धीरे धीरे इस पे प्रेशर आएगा, और एक स्टेज ऐसे आएगा जैसे यहाँ पे ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ऊपर जाना बंद होगा, मतलब ये जो नेट फ्लो है वो स्टॉप होगा। मतलब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हमेशा याद रखिए, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो कहाँ पे क्रिएट होता है? वो सॉल्यूशन के साइड में, ना कि सॉल्वेंट के साइड में। क्यों? क्योंकि एसपीएम उसको सॉल्वेंट सॉल्यूशन की साइड में भेज रहा है। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप या फिर exerts फ्रॉम सॉल्यूशन साइड, फ्रॉम हमेशा ऐसे ही होगा, सॉल्यूशन साइड टू स्टॉप, क्या स्टॉप करना है? नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स किसमें से? थ्रू एसपीएम, इज नोन एज और इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। कितना इजी है देखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर, खत्म। और उसका सिंबल क्या है? पाई। ऑस्मोटिक प्रेशर इज डिनोटेड बाय पाई। समझ में आ रहा है ना? एबेनॉलेट ने क्या बताया? देखिए, ये बीकर है, इसमें पानी है, इन्वर्टेड उल्टा किया हुआ ऐसे इन्वर्टेड थीसल फनल है, इसमें सुक्रोज सॉल्यूशन है। धीरे धीरे एसपीएम से क्या होगा? वाटर लेवल ऐसे ऊपर ऊपर जाएगा, ये बढ़ जाएगा और ये इस पे प्रेशर क्रिएट करेगा। उसी वजह से ये जो सॉल्वेंट ऊपर जा रहा है वो बंद हो जाएगा। तो एक्सेस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर exerts from solution side to stop net flow of solid molecules through SPM is called as osmotic pressure। ठीक है, तो इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड कुछ लॉज है। देखिए, पहला है, ये वैन टॉफ ने सारे लॉज दिए। वैन टॉफ बॉयल्स लॉ। अगर आपने बॉयल्स लॉ पढ़ा है, क्या है बॉयल्स लॉ? प्रेशर ऑफ अ गैस is inversely proportional to volume. Pressure of a gas is inversely proportional to volume at a constant temperature. Same, ये जो है वो सॉल्यूशन का प्रेशर ही तो ये गैस के लिए है। तो वैन टॉप ने क्या किया? बॉयल्स का स्टेटमेंट ही यूज किया। मतलब देखिए, वैन टॉप बॉयल्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। बस। दूसरा है वैन टॉप चार्ल्स लॉ। वैन टॉप चार्ल्स लॉ ये है, पाई मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और थर्ड लॉ है, देखिए, पाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और लास्ट वैन टॉप एवोगैड्रोस, मूल कॉन्सेप्ट में आपने पढ़ा होगा एवोगैड्रोस लॉ। वैन टॉप एवोगैड्रोस लॉ ये क्या बताता है? पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। बी क्या है? बी क्या है? अपना सॉल्यूट, है ना। इन तीनों को अगर हम कंबाइन करेंगे, देखो पाई, देखिए कंबाइन करेंगे, ये लॉज आप कंबाइन करोगे तो आपको क्या मिलेगा? पाई। चलिए, इनवर्सली है, यहाँ पे लिखते हैं इनवर्सली भी,
ये डायरेक्टली है टी, ये है डायरेक्टली बी। समझ में आ रहा है ना? देखिए दो डायरेक्टली है मतलब एन बी और टी, और एक इनवर्सली है मतलब वी। और जब हम प्रोपोर्शनैलिटी इक्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं तो ये आता है कांस्टेंट के एन बी टी अपॉन। और एवोगैड्रो ने प्रूव किया, सॉरी वैन टॉक प्रूव्ड दैट ये जो के है जिसका नाम है जनरल सॉल्यूशन कांस्टेंट, ये होता है आर के इक्वल। आर क्या है? गैस कांस्टेंट। आर क्या है? गैस कांस्टेंट। मतलब वैन टॉप ने प्रूव कर दिया कि ये जो के की वैल्यू है, जो सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन कांस्टेंट है, वो किसके इक्वल आता है? आर के इक्वल। आर की वैल्यूज बताइए, 8.314 जूल, केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, या 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, और 2 कैलोरी केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ये हम जनरली इंटरेस्ट में 2 से ही कैलकुलेट करते हैं ना, ये न्यूमेरिकल्स में देखेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो के को हम रिप्लेस करेंगे किससे? के को आर से, मतलब पाई इज इक्वल टू एन बी आर टी अपॉन वी। पाई इज इक्वल टू एन बी आर टी अपॉन वी। तो बताइए, पाई इज इक्वल टू एन बी आर टी अपॉन वी। वहां पे आपने देखा होगा पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, देखा है ना? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। देखिए पाई वी इक्वल टू एनआरटी, वही है। मतलब ये गैस के लिए है, यहाँ पे ये है। चलिए, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? कंसेंट्रेशन। सी का मतलब क्या है? कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो बताइए पाई इज इक्वल टू क्या होगा फिर? सी आर टी। पाई इज इक्वल टू क्या होगा? सी आर टी। समझ में आ रहा है? कितना इजी है देखिए, मतलब देखते रहिए, पढ़ते रहिए, आराम से हो जाएगा, क्योंकि ये इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी है। पाई इक्वल टू सी आर। अब देखते हैं रिलेशन बिटवीन ऑस्मोटिक प्रेशर एंड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर से मोलर मास कैसे निकालोगे? देखिए हमारे पास ये इक्वेशन है, देखिए पाई इज इक्वल टू क्या है? पाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर टी अपॉन वी। तो हमें जाना है एमबी की तरफ, तो आप जानते हैं एनबी क्या है, देखा था ना डिप्रेशन, फिजिक्स में डिप्रेशन में नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? मास बाय मोलर मास। तो मास बाय मोलर मास, ये वैल्यू यहाँ पे रखी है। पाई इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, ऊपर है आर टी और यहाँ पे वी। देयरफॉर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू, ये मोलर मास यहाँ आएगा, पाई यहाँ पे आएगा, मतलब मास ऑफ सॉल्यूट आर गैस सॉल्यूशन कांस्टेंट या गैस कांस्टेंट टी, और यहाँ पे पाई इंटू वी। तो इससे आपको दिया जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर, वॉल्यूम, मास ऑफ सॉल्यूट, आर तो कांस्टेंट है, टी दिया जाएगा, और आपको पूछेंगे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालो। ये रटिए नहीं, देखो बहुत आसान है। मुझे निकालना है मान लो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट और पाई दिया है, तो हमें पता है ना पाई इज इक्वल टू सीआरटी होता है। या फिर ये तीनों लॉज याद रखिए, पाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल वी। मतलब आपको 4 या 5 मिनट होता है किसमें? बोर्ड में, लेकिन इसमें आपको एंट्रेंस में 2 या 1 मिनट ही होता है, तो उसमें आपको ये करना पड़ेगा। तो जनरली यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे पूरे जितने भी 4 प्रॉपर्टीज है वो हमने खत्म कर दिया है। सिर्फ एक पॉइंट बच रहा है, इसका नाम है वैन टॉप फैक्टर, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू।